जनता ने इतना प्यार दिया है। आपने कई वीडियो में देखा होगा कि लोग मुझे चावल दे रहे हैं, लोग मुझे अच्छत दे रहे हैं। हाँ है, जनता ने अगर संजय मेहता को ये जो वोटरों के द्वारा जो चावल दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, क्या ये वोट है? जब जनता ने आपको इतना प्यार दे दिया है तो वोट तो फिर आप समझिए बहुत ये चीज़ हो गई, वो कुछ भी दे देंगे फिर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीके भारत लाइव और मैं अनुज कुमार पांडे। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पूरी तरह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। हजारीबाग में कई ऐसे धुरंधर लोकसभा चुनाव में खड़े हैं, वहीं एक जेबीकेएसएस का एक प्रत्याशी संजय मेहता भी खड़े हैं। यकीन मानिए, संजय मेहता कद में छोटे, दिखने में युवक, लेकिन निश्चित मानिए कि सभी प्रत्याशियों के लिए भारी हैं। मैं आपकी बात कराता हूं उनसे रूबरू होता हूं कि आखिर किस तरह का चुनाव इस बार हजारीबाग में होगा। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बीके भारत के तमाम दर्शकों को और आपको झारखंडी जोहार है, तमाम आम झारखंडी जनमानस को झारखंडी जोहार है। शुक्रिया। संजय जी, आप एक युवा हैं और अभी युवा आपके सामने हजारीबाग में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो काफ़ी दमखम रखते हैं, काफ़ी पुराने पॉलिटिशियन हैं। वैसे में अपने आप को कहाँ आप पाते हैं? देखिए, मैं बीके भारत के आपके तमाम दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ आपके सवाल पर कि आपने कहा कि कई भारी प्रत्याशी हैं। देखिए, प्रत्याशी भारी है या हल्का है, किस मायने में आप उसको भारी कह रहे हैं, ये आकलन जनता करती है। राजनीति में भारी उसको कहा जाता है जब आपका वैचारिक प्रभाव हो, आप पैसे से, पूंजी से, बाहुबल से, गोली बारूद से अगर भारी हैं, तो दुर्भाग्य है ये भारतीय राजनीति का कि ऐसी चीज़ों को राजनीति में एक मानक तय कर दिया गया कि जो बाहुबल जिसके पास होगा, जिसके पास मनी पावर होगा, मसल्स पावर होगा, वही पॉलिटिक्स में, वही राजनीति में स्थापित हो पाएगा। तो ये तो भारतीय डेमोक्रेसी का डिग्रेडेशन है। तो अगर डेमोक्रेटिक डिग्रेडेशन हो रहा है सोसाइटी में, तो इस पर चिंतन कौन करेगा? जो इस देश के नौजवान हैं, जो इस देश के चिंतक हैं, इस देश में जो इस देश का कल्याण चाहते हैं। हम लोगों ने इसी बात पर चिंतन किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, अभी 28 कैंडिडेट हैं इंडिया अलायंस से और आपके एनडीए अलायंस से। 28 के 28 कैंडिडेट, 14 उधर से, 14 इधर से, 28 की 28 की सूची को निकालिए। कोई पूर्व एमएलए है, कोई पूर्व सांसद है, कोई सांसद की बेटी है, कोई सांसद का बेटा है, कोई विधायक की पत्नी है, कोई विधायक का बेटा है। 28 के 28 कैंडिडेट, मतलब 100% कैंडिडेट जो हैं ऐसे ही पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं, जिनके पास पैसा है, बाहुबल है। किसी भी साधारण व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया है। पहला मेरा सवाल ये है कि क्या इन राजनीतिक दलों में कोई साधारण इनके पास कार्यकर्ता नहीं था जो 20-30 साल से मेहनत कर रहे हैं? सिर्फ ऐसी ही अनिवार्यता क्यों तय कर दी जाती है कि कोई बेटा बेटी रहेगा, बाहुबल रहेगा, पैसा रहेगा तो टिकट दिया जाएगा? इन सारे मिथक को हम लोगों ने तोड़ा और हम लोगों ने अपनी सभाओं में 1-1 लाख की भीड़ की है बिना किसी पैसे की। और आज बीके भारत के दर्शकों को कह रहा हूँ कि आज हमारा नॉमिनेशन है, माँ भद्रकाली मंदिर के परिसर में हो। बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि किसी को 1 रुपया नहीं दिया हो और किसी को कोई गाड़ी, पेट्रोल, डीजल नहीं दिया गया है। सब अपने साधन से आ रहे हैं और लाखों की संख्या में भीड़ जुटने वाली है। तो जो लोग भारी हैं अपने जगह पर रहें, हम लोग वैचारिक तौर पर भारी रहेंगे और ऐसे लोगों को परास्त करेंगे। संजय जी, अभी के जो मौजूदा राजनीति में ऐसा देखा जाता है कि जो ऐसे भी कई प्रत्याशी हैं जिनका नाम वो क्रिमिनल हैं या फिर उन पर मुकदमा दर्ज है। कई ऐसे हैं लोग, लेकिन वो जब वो राजनीति में आ जाते हैं वो धुल जाते हैं। लोग उन्हें ज़्यादा भाव देना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं एक व्यक्ति जो आज तक कभी वैसे परिवेश में नहीं रहा है, वो पूरी तरह से साफ सुथरा है, लोग उसको नहीं देते हैं तवज्जो। रीज़न क्या है इसका? देखिए, इसके पीछे कारण ये है, मुझे लगता है कि जो मनुष्य का जो मनोविज्ञान है और जो मानसिक चेतना है, वो इस तौर पर तैयार हो जाती है कि आम व्यक्ति ये देखना चाहता है कि किसके पास कितना ताकत है, बाहुबल है। क्योंकि भारतीय सोसाइटी में बहुत कुछ सिस्टमेटिक वे में नहीं चल रहा होता है। लोग सोचते हैं कि मैं कहीं पर फंसूंगा तो कौन मुझे मदद करेगा, मेरे साथ कुछ केस मुकदमा हो जाएगा तो कौन मदद करेगा। तो अगर पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही होगी, पुलिस अपना बढ़िया से काम करे, डेवलपमेंट का काम अपना बढ़िया से हो, ब्यूरोक्रेट्स अपना काम बढ़िया से करें, स्कूलों में पढ़ाई बेहतर तरीके से हो, सारी व्यवस्था जब सुचारू रूप से चलेगी तो नेताओं के प्रति ऐसी सोच बदल जाएगी। अभी क्या है कि तमाम व्यवस्थाओं में इतना सारा लूप होल्स है कि नेताओं को लोग एक मसीहा के तौर पर देखते हैं
और सोचते हैं कि कुछ बाहुबल वाला, पैसा वाला, पूंजी वाला अगर नेता हमारे संपर्क में रहेगा, उससे हमारी जान पहचान होगी तो हमारी कुछ मदद हो जाएगी। तो एक व्यक्तिगत स्वार्थ हो जाता है। दूसरा कि जो हमारे बीच धारणा बनाई जाती है, जो नैरेटिव सेट किया जाता है, तो चूंकि क्या है कि राजनीतिक दलों का जो वैचारिक तौर पर जो विचारधारा को पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है, चूंकि उनके पास बहुत बड़ा बड़ा पैसा पूंजी है, तो उसके कारण से लोग वैचारिक तौर पर चले जाते हैं, कैंडिडेट को ना देख करके पार्टियों को वोट करने लगते हैं। जबकि लोकतंत्र तब सुंदर बनेगा जब अच्छे लोग सदन में जाएं। अगर एक राजनीतिक दल से जो कह रहे हैं लोग, ये क्लेम कर रहे हैं कि मेरा राजनीतिक दल बहुत बेहतर है, मेरी विचारधारा बहुत बेहतर है, और आप एक गुंडा मवाली को चुन करके सदन में भेज देते हैं, तो लोकतंत्र तो यहाँ कमज़ोर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि अच्छे लोगों को चुन करके भेजना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो निर्दलीय हो, अच्छे लोगों को चुनिए, यही संदेश देना चाहूँगा। आप अपने आप को हजारीबाग में कहाँ पाते हैं? देखिए, चुनावी राजनीति में तो फैसला जनता करती है, लेकिन इस बात को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि जो 4 जून को परिणाम आने वाला है वो बिल्कुल अप्रत्याशित रहेगा, और इस बात को मान करके चलिए कि ऐतिहासिक परिणाम रहेगा। और इस हजारीबाग के चुनाव में जनता ने जिस तरीके का प्यार दिया है, जिस तरीके का आशीर्वाद दिया है, इस बात को हम लोग मान करके चल रहे हैं कि अगर हम लोग शून्य से शुरुआत किए हैं तो जनता शिखर तक पहुँचाएंगी। यहीं पर अपने हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में अपने आप को देख रहा हूँ। संजय जी, आपके सामने भाजपा है और महागठबंधन है, और उसमें से ऐसे नेता हैं जो काफ़ी अहमियत रखते हैं, वैसे में आप क्या करेंगे जीत के लिए? नहीं, अहमियत क्या रखते हैं? जिनके पास आइडियोलॉजिकल स्टैंड नहीं है, लोग दल को बदल रहे हैं, जिन लोगों ने कभी समाज की बेहतरी के लिए काम नहीं किया, जिन लोगों ने शराब बेचे, जो लोग शिक्षा के माफिया हो गए, जिन लोगों ने सिर्फ पैसे की बुनियाद पर राजनीति की, वैचारिक तौर पर उनकी कोई अपनी प्रतिबद्धता नहीं रही, वैसे लोग को मैं ये नहीं मानता कि वो भारी हैं। मैं इस बात पर मानूंगा कि पिछले 10 सालों में हजारीबाग में सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों ने विस्थापन और पुनर्वास का उठाया है। अनुज जी, मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 10 सालों में हजारीबाग के विस्थापन के सवाल पर हजारीबाग के वर्तमान सांसद ने देश के लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में 0 सवाल पूछा है। खनन मंत्रालय भारत सरकार कोयला निकालता है, विस्थापित अगर एनटीपीसी ने किया, अगर वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई, वहाँ पर आपने देखा होगा बड़का गांव में, तो अगर इतनी बड़ी कंपनियां आई, खनन मंत्रालय, भारत सरकार ने कोल ब्लॉक का आवंटन दिया, हमारे लोग विस्थापित हो गए, तो सवाल तो दिल्ली में होना चाहिए था, नहीं हुआ है। 0 सवाल पूछे गए। अडानी आई है बड़का गांव के गोंदलपुरा में कोयला निकालने के लिए, 1 साल से लोग धरना पर हैं। सांसद महोदय से लोगों ने कहा कि 1 सवाल उठा दीजिए संसद भवन में, उन्होंने नहीं उठाया। तो ऐसे लोगों को क्यों वोट देंगे लोग? इन्हीं लोगों ने जा करके अभी जब इलेक्टोरल बॉन्ड का खुला चिट्ठा, तो पता चला कि बड़का गांव में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो लोग जाकर के वहां पर पैसा पहुंचा आए हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिए हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिन लोगों ने 10 सालों में, 30 सालों में आपका कल्याण नहीं किया, वो आज फिर नहीं करेंगे। उनको मतलब इस बात से है। तो आपके पास तो मात्र 8 लोकसभा में अपने प्रत्याशी आपके जीबी के सदस्य हैं, JLKM के जी हैं। जी जी। तो 8 में आप कैसे एक सिस्टम को कैसे बदलेंगे? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसी सवाल पर मैं झारखंड की जनता को बार बार कहता हूं, अगर 543 लोकसभा है और 543 में 14 लोकसभा की हिस्सेदारी झारखंड की है, तो 14 लोकसभा क्षेत्रों की अलग समस्या है, सबकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां अलग अलग हैं, भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं 14 लोकसभा क्षेत्रों की। और इस देश की जो परिकल्पना है वेलफेयर स्टेट की है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के आधार पर भारत का निर्माण हुआ है तमाम राज्यों को मिला करके। तो अगर जनता की कोई समस्या है, अगर कोई एक सांसद ही उठा रहा हो और वो जनता की समस्या है और कोई बहुमत की सरकार है, तो उसकी ये जिम्मेवारी बनती है कि उस समस्या पर वो उसका निराकरण करेगा। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हमारे पास बहुमत है, आपकी बात को नहीं सुनेंगे, आपकी बात को दरकिनार कर देंगे, तब तो ये लोकतंत्र का आप करिए ह्रास है। तो इसलिए हमारे पास 8 MP हो, चाहे 18 MP हो, और चाहे 1 MP हो, अगर जनता का सवाल है, अगर विस्थापन का सवाल है, पुनर्वास का सवाल है, मुआवजा का सवाल है, जनता के कल्याण का सवाल है, तो जो भी सरकार बहुमत में रहेगी उसका कल्याण उसको करना होगा। अब आपका कहने का मीनिंग हुआ कि हमारे घर 1-2 भी सांसद आते हैं जी, तो निश्चित मानिए मुझे मंच मिल जाएगा। जी, हम लोग सबसे पहला काम करेंगे कि झारखंड के विषय को राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का हिस्सा बनाएंगे। पूरे देश में आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ क्या पैटर्न है। आपने देखा मणिपुर में कुछ वक्त पहले हालात बिगड़े थे, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक चर्चा परिचर्चा हुई। आपने देखा बंगाल के किसी विषय पर पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा परिचर्चा हुई।
किसान आए, जाट लोग आए, ट्रैक्टर लेकर के पूरे दिल्ली में आ गए, पूरे सेंट्रल कैबिनेट को बैठना पड़ा। झारखंड के साथ दुर्भाग्य क्या है, पुरिया, झरिया, धनबाद विस्थापित हो गया, बांझेडीह आपका यहाँ विस्थापित हो गया, यहाँ पर आम्रपाली, टंडवा के लोग विस्थापित हो गए, पतरातू में एनटीपीसी में लोग विस्थापित हो गए, बड़का गांव में लोग विस्थापित हो गए, बरही में लोग रियाडा की ज़मीन पर विस्थापित हो गए, और पूरे झारखंड में आप देखिए, वेस्ट सिंहभूम में आप देखिए, जादूगोड़ा में, हर तरफ लोग विस्थापित हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि 3.25 करोड़ की आबादी में हर तरफ जहाँ नज़र दौड़ा रहे हैं वहाँ विस्थापन है, और उसके बाद आपने उसको कितना मुआवजा दिया, कहाँ वो जा करके घर बना रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, कि फिर से वो चाय दुकान खोल करके गुजारा कर रहे हैं। इस पर एक एनालिसिस होना चाहिए था, लेकिन ये पूरा विमर्श का विषय है ही नहीं। झारखंड के लोगों का ज़मीन लेकर के फिर वो सड़क पर जा करके कहाँ पर रहेंगे, इसको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा परिचर्चा नहीं है। इसी विषय को हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श में लाएंगे प्राथमिकता के तौर पर। संजय जी, आप कह सकते हैं कि आपके पास यूथ है, आपके पास नौजवान है, वो वोटर्स हैं, आप उसी के बदौलत आप इस व्यवस्था को परिवर्तन करेंगे? नहीं, हमारे पास सभी लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बहन लोग हैं, हमारे नौजवान साथी हैं, हमारी बहन हैं, तमाम लोग हैं, और सभी वर्गों का साथ मिल रहा है। ग्रामीण लोगों का भी साथ मिल रहा है, शहरी लोगों का भी साथ मिल रहा है, और समाज के वैसे सभी प्रबुद्ध लोग जो चाहते हैं कि लोकतंत्र बेहतर हो, जो लोग चाहते हैं कि राजनीति में बेहतर लोग आएँ, वैसे लोगों का साथ मिल रहा है। संजय मेहता का किससे कंपटीशन है हजारीबाग लोकसभा में? देखिए, हमारी चुनौती खुद से है, क्योंकि हम लोगों के समक्ष एक ही रास्ता है, कितना धूप में पसीना बहा सकते हैं, कितना अपना नींद गंवा सकते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास पैसे पूंजी की राजनीति का कोई आधार नहीं है, ना करना चाहते हैं। तो हम लोगों की चुनौती खुद से है कि इस संघर्ष में कितना ज़्यादा समर्पित भाव से हम लोग लगे रहे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 3 साल में अभी भी मेरी आंखों में आपको नींद दिखाई पड़ रही होगी। हम लोग 2-3 घंटे की ही नींद लेते हैं, और जो नींद है वो गाड़ियों में सफ़र के दौरान ही पूरा करते हैं। तो अगर इतना नींद हम लोग गंवा रहे हैं, जनता ने इतना प्यार दिया है, आपने कई वीडियो में देखा होगा कि लोग मुझे चावल दे रहे हैं, लोग मुझे अच्छत दे रहे हैं। हाँ है, जनता ने अगर संजय मेहता को ये जो वोटरों के द्वारा जो चावल दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, क्या ये वोट है? जब जनता ने आपको इतना प्यार दे दिया है तो वोट तो फिर आप समझिए बहुत ये चीज़ हो गई, वो कुछ भी दे देंगे। फिर जब वो इतना बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं, वो आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 3 साल में हम लोगों ने कहीं होटल में खाना नहीं खाया है, और कहीं होटल में रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं किया। हम लोगों को रुकने के लिए गांव में हर जगह मिल रहा है। हम लोग जा कर के कहते हैं कि खाना खिलाइए, तो गांव वाले खाना भी खिलाते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि गांव में हम लोग जा रहे हैं दौरे पे, तो कुछ हमारी महिला दीदी लोग गाड़ी के पास खाना लेकर के आ जा रही हैं। तो अगर इतना प्यार और समर्पण और ये भाव अगर झारखंड के लोग दिखा रहे हैं, तो इस बात को मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। तो ये थे संजय मेहता। इन्होंने बड़ी बेबाकी से सभी बातें अपनी रखी, और इन्होंने खास तौर पर यह भी कहा कि झारखंड में इन मजदूर, इन कृषकों का आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता तो आज विस्थापित लोग नहीं होते। निश्चित मानिए, इन्हें एक ऐसे नेता की तलाश है जो इनकी बातों को सदन तक पहुंचा